स्वागत। इस वीडियो में हम एक प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है क्षेत्रीय समाकलन a डॉट ds का मान ज्ञात कीजिए जहां a सदिश है 18z i कैप माइनस 12j कैप प्लस 3y k कैप तथा s जिसके अनुदिश हमें क्या करना है, क्षेत्रीय समाकलन करना है। वो उस समतल का यानी कि 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12 का वह भाग है जो प्रथम अष्टांश में स्थित है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, सरफेस इंटीग्रल या कह सकते हैं क्षेत्रीय समाकलन करना है। तो इस क्षेत्रीय समाकलन का यहाँ क्या लिखा हुआ है, इस ढंग से लिखा हुआ है a डॉट ds, यानी कि ये a और ds का अदिश गुणन है। तो यहाँ हमने देखा ही था कि जो सदिश राशि है उसे हम सदिश राशि के परिमाण और दिशा, दिशा का मतलब है एकांक सदिश के गुणा करके उसे लिख सकते हैं, या कह सकते हैं हम इसे ds को हम इस ढंग से लिख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, एक इसका परिमाण है ds और इसकी दिशा या इसकी दिशा में क्या एक एकांक सदिश है। तो हम इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये s जिसके अनुदिश हमें करना है इस समाकलन को a डॉट n कैप ds। यहाँ n कैप क्या है, n कैप इस ds सदिश की दिशा है। अब जो ds या कह सकते हैं अत्यंत सूक्ष्म जो भाग है उस सतह का, और उसकी दिशा, किसी भी सतह की दिशा क्या होगी, उसकी बाह्य लंब दिशा या कह सकते हैं आउटवर्ड नॉर्मल। तो उसके बाहर को जाने वाली जो नॉर्मल या लंब सदिश होगा वो उसका क्या होगा, उसकी दिशा होगी। तो n कैप क्या है, इस सदिश की दिशा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ ये जो n कैप है ये इसके यानी ds के लंब है। यहाँ हमारे पास जो तल है वो एक प्लेन है या समतल है। समतल में बहुत सारे जो भाग होंगे सभी की लंब दिशा एक ही होगी, या कह सकते हैं उनकी नॉर्मल एक ही होगी। लेकिन अगर कोई ये गोलीय सतह है या कोई क्या कह सकते हैं सिलेंडर की सतह होती, तब इसमें जो नॉर्मल है वो अलग अलग होती। तब यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर एक नियत नॉर्मल होगी। या हम कह सकते हैं n कैप क्या है, उस तल के लंबवत कैसा एकांक सदिश है। तो अब यहां देखना है कि किसी तल के लंबवत एकांक सदिश, तो तल की समीकरण, जो तल है उसकी समीकरण, तल के समीकरण को हम क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ जो समीकरण लिखी हुई है इसे हमें 12 को बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फाई बराबर कितना है, 2x प्लस 3y प्लस 6z माइनस 12 इक्वल टू 0। ये तल की समीकरण है। अब इस समीकरण से हम क्या करेंगे, इस तल के लंबवत सदिश निकालेंगे, उसके परिमाण से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये क्या होगा, तल फाई इक्वल टू 0 के लंबवत क्या होगा सदिश। वो किससे निकलता है, वो निकलता है ग्रेडियंट से, यानी कि ग्रेडियंट ऑफ फाई जो होगा वो इस तल के लंबवत होगा। तो हमें यहाँ क्या निकालना है, इसका ग्रेडियंट निकालना है, और फिर इसको इसके परिमाण से भाग करेंगे तो हमारे पास एकांक सदिश आ जाएगा। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे निकलेगा, ये इसके लिए है आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। मतलब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे फाई से लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हो जाता है आई कैप डेल फाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल फाई डेल वाई प्लस के कैप डेल फाई डेल जेड। इसका मतलब हुआ कि आई कैप के साथ ये आंशिक अवकलन होगा फाई का, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष होगा। इसका मतलब ये जो पूरी समीकरण है इसका हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे। जब x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो y और z को हमें नियतांक करना होगा, या कह सकते हैं उनका अवकलन शून्य हो जाएगा। तो इन सबका तीनों बाद वाले तीनों पदों का अवकलन कितना होगा, शून्य होगा, और 2x का जो अवकलन होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसे 2 कह सकते हैं। इसी तरीके से j कैप लिखेंगे तो इसका आंशिक अवकलन y के सापेक्ष करेंगे। जब हम इसका आंशिक अवकलन y के सापेक्ष करेंगे तो सिर्फ 3y का 3 होगा, बाकी का 0 होगा।
इसी तरीके से के कैप के साथ जो गुणा करने वाला पद होगा वो 6 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कितना आ गया, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ये आपका क्या आया, ये आपका आया ग्रेडियंट ऑफ फाइव। और इसको इसके परिमाण से भाग कर देंगे। तो इसको अगर इसके परिमाण से भाग कर देंगे तो ये इस दिशा में एकांक सदिश आ जाएगा, जिसे हम कह के चल रहे हैं एन कैप। तो इसका मतलब इसको इसके परिमाण से भाग करना है। तो किसका परिमाण कैसे निकालेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप बटे इसका परिमाण। देखिए कैसे है? परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट करेंगे और पहले पहले वाले का वर्ग करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9 और 6 का स्क्वायर कितना 36। इसका मतलब ये हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप अपॉन अंडर रूट कितना 4 प्लस 9 प्लस 36। 36 और 9 कितना होगा, ये होगा 45 और 4 49 यानी कि 49। 49 का अंडर रूट निकालेंगे तो 7। इसका मतलब ये आ जाता है 2i प्लस 3j प्लस 6k बटे 7। तो हम इस एन कैप को याद रखेंगे। अब हमें करना क्या है, हमें देखिए यहाँ a डॉट एन निकालना है। इसका मतलब हमारे पास जो a है उसका n के साथ हम अदिश गुणन करेंगे। a क्या है, 18z i कैप माइनस 12j कैप प्लस 3y k कैप। तो a को दोबारा से लिख लेते हैं। तो ये a सदिश ये हुआ 18z i कैप माइनस 12j कैप प्लस 3y k कैप और एन कैप अभी हमारे पास दिया ही हुआ है। इसका मतलब ए डॉट एन कैप, ए डॉट एन कैप कितना हो जाएगा, इसका यहाँ इसके साथ डॉट करेंगे। तो डॉट करने पे देखिए 1/7 तो हमारे पास जो पहले था वो ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि 1/7 से गुणा करेंगे तो बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 18z को गुणा करनी होगी 2 से, तो ये आगे कितना 36z। इसके बाद हमारे पास 3 है और यहाँ 12 है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 36। यहाँ 3y है, यहाँ 6 है, तो ये आ जाएगा प्लस के 18 के y। तो ये a डॉट एन हमारे पास आ चुका है। अब देखिए और आगे चलते हैं। इसमें एक पद क्या है, ds है। ds मतलब उस सतह या उस सरफेस के अलोंग। तो ds की बात करते हैं। अब ds क्या चीज है, ds मतलब ds के अलोंग हमें इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कहाँ कहाँ करना है, इंटीग्रेशन के लिए जो तल दिया हुआ है उसकी समीकरण है 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12। इसको हमें समझना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसे इस फॉर्म में रखना होगा, यानी कि x बटे a प्लस y बटे b प्लस z अपॉन c इक्वल टू 1। इसकी तरह बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसे भाग कर देंगे, 12 से भाग कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, तो देखिए ये आ जाता है 2x बटे 12 प्लस 3y बटे 12 प्लस 6z बटे 12 इक्वल टू 1। तो यहाँ इसके मतलब ये आ जाता है x बटे 6 प्लस y बटे 4 प्लस z बटे 2 इक्वल टू 1। अब इसका मतलब है कि ये जो तल है वो x y z एक्सिस से कितना कितना 6, 4 और 2 के घटक को काटता है। अब देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो तल है इसके भी आपको प्रथम अष्टांश में स्थित जो भाग है वो लेना है। अब ये अष्टांश क्या है इसे समझते हैं। अष्टांश समझने के लिए देखिए जो हमने पहले पढ़ा हुआ है चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब था ये द्विविमीय है या 2 डायमेंशन के लिए है। जब हम कहते हैं यहाँ x अक्ष है, यहाँ y अक्ष है, तो हम कहते हैं कि यहाँ दोनों क्या है धनात्मक है। यहाँ क्या कहते हैं, दोनों ऋणात्मक है। यहाँ क्या कहते हैं, x हमारा ऋणात्मक है, y धनात्मक है। यहाँ क्या कहते हैं कि हमारे पास x धनात्मक है, y ऋणात्मक है। तो ये अलग अलग धनात्मक ऋणात्मक से हम इस पूरे को 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। चारों को बांटने के बाद एक हिस्से को क्या कहेंगे, चतुर्थांश कहेंगे। और ये पहला चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश और ये चौथा चतुर्थांश। इसमें जो पहला जो चतुर्थांश है उसकी एक अलग से एक प्रॉपर्टी है, क्या कि इसमें x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक है। अब आप क्या करें, अब इसमें एक दिशा और जोड़ दें, z अक्ष। z अक्ष में क्या होगा, तो एक बार इनमें सब में z इक्वल टू प्लस 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 कर दीजिए और एक बार इन सब में z इक्वल टू माइनस माइनस कर दीजिए। तो इस तरीके से अब हमारे पास 8 हिस्से हो जाएंगे और 8 वालों के एक हिस्से को आप क्या कहेंगे, अष्टांश कहेंगे। अब पहला अष्टांश, जो पहला अष्टांश होगा, पहला अष्टांश का मतलब है कि उसमें इसी तरीके से होगा। इसका मतलब क्या होगा, x पॉजिटिव, y पॉजिटिव
और जेड पॉजिटिव। जो पहला अष्टांश होगा उसमें सबको आपको इसे पॉजिटिव या धनात्मक लेना होगा। तो अगर हम एक्स वाई जेड तीनों को धनात्मक ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला अष्टांश हो जाएगा। तो इसे बनाते हैं। अब अगर हमारे पास ये आपके पास एक्स वाई जेड है और हम यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक x बराबर कितना है, 6 है, तो y बराबर 4 पे कट करना पड़ेगा, इसका 2/3 4 पे और इसका भी आधा यहाँ पर कट करना पड़ेगा। इनको हम मिला दें अगर, तो ये जो त्रिभुज बना, इस त्रिभुज को इधर उधर हर तरफ बढ़ा दें, इधर भी बढ़ा दें, इधर भी बढ़ा दें, इधर बढ़ा दें, तो इनसे मिलने वाला जो प्लेन होगा या समतल होगा, उस समतल की समीकरण ये है 2x + 3y + 6z = 12। तो ये क्या हुआ, ये इस समतल के लिए हुआ। लेकिन हमें वही लेना है जो पहले अष्टांश में है, मतलब इसके सिर्फ धनात्मक लेने हैं। तो यहाँ देखिए, अगर मैं इसको इधर चलता हूँ तो यहाँ x नेगेटिव हो जाएगा, ये y अगर मैं इसे इधर चलता हूँ तो y क्या होगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, और इसके इस हिस्से में z क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ जो मैंने लिखा हुआ है इसे मैं ए बी सी त्रिभुज अगर कह दूं, तो इतने हिस्से का जो भाग है ये आपका क्या है, ये आपका ये वही भाग है जिसके अनुदिश हमें इस समाकलन को करना है, या कह सकते हैं ये उतना उस प्लेन का उतना भाग है जो प्रथम अष्टांश में स्थित है। तो इसके अलोंग हमें क्या करना है, इस समाकलन को करना है। अब बात है कि ds को हमें कैसे इसको इंटीग्रेट करना है या इसको समाकलन करना है। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए उसके लिए जो हमारे पास ये तल है इसको हम प्रोजेक्शन या इसकी परछाई लेंगे, तीन तलों में से किसी भी तल पर ले सकते हैं। एक हम यहाँ ले सकते हैं इसके अलोंग, यानी कि एक्स वाई प्लेन के अनुदिश, या हम कह सकते हैं यहाँ पर एक्स जेड प्लेन के अनुदिश, या हम कह सकते हैं यहाँ पर इस तरफ ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, वाई जेड प्लेन के अनुदिश होगा। तो अब देखिए यहाँ पर मुझे करना क्या है, ds को इसमें बदलना है। अब ds को बदलने के लिए क्या करेंगे, ds को बदलने के लिए मैंने प्रोजेक्शन जो लिया था, अगर मैं इसे ये ds को कहाँ प्रोजेक्ट करूं, एक्स वाई तल पर प्रोजेक्ट कर दूं, या कह सकते हैं उसके अनुदिश मैं इसका परछाई हमें ज्ञात करनी है। देखिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये मेरे पास क्या है, ds है, और ये क्या है आपके पास जो नीचे प्रोजेक्ट करने के बाद आ जाएगा वो dx dy जाएगा। ये कह दिया आपने ds है और ये कितना है, dx dy हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो dx dy है उसे हम सिंपल, जो सबसे सिंपल तरीका है ऐसे कह सकते हैं समझने के लिए कि ये dx dy cos थीटा के रूप में आ जाएगा, क्योंकि इसके अनुदिश ये प्रोजेक्शन है। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए cos थीटा का मान। cos थीटा का मान हमें पता है किससे निकलेगा, अदिश गुणन से, मतलब थीटा। इनके बीच में जो भी कोण होगा वो इनकी नॉर्मल या लंब वाले जो कोण होंगे उनके बराबर होगा। dx dy का जो लंब है वो k कैप है, और ds का जो लंब है वो क्या है, n कैप है। अब ds का जो लंब n कैप हुआ तो इनके बीच में वही कोण होगा थीटा, तो यहाँ से आपका cos थीटा निकल सकता है। मतलब n कैप डॉट k कैप कितना हो जाएगा, 1 × 1 × cos थीटा। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम यहाँ इस ढंग से कर लेते हैं, परिमाण लेते हैं, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि किसी वजह से ये माइनस आ जाए। तो cos थीटा कितना आ गया आपका, n कैप डॉट k कैप। तो यहाँ क्या करेंगे, ds निकाल लेंगे यहाँ से। ds कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dx dy अपॉन n डॉट k, यानी कि n कैप डॉट k कैप का मैग्नीट्यूड। अब हमें क्या करना होगा, हमें इस रीजन के, यानी कि ये जो ट्राइंगल या ये जो त्रिभुज बना हुआ है OAB, इसके अलोंग हमें इसका समाकलन करना होगा। इसे हम इंटीग्रेशन अलोंग रीजन भी कह सकते हैं। यहाँ हम एक्स वाई की प्रॉपर लिमिट लेने के बाद इसका समाकलन कर सकते हैं। इसका मतलब हमें अब क्या चाहिए, हमें चाहिए एन कैप डॉट के कैप। अब एन कैप क्या है, देखिए एन कैप क्या था, एन कैप था आपके पास यहाँ पर, एन कैप था आपके पास 1/7 2i + 3j + 6k। तो एन कैप का मतलब अब इसका k के साथ क्या करना है, अदिश गुणन करना है। तो एन कैप कितना है, एन कैप आपके पास है 1/7 2i + 3j + 6k डॉट k कैप। इसका मतलब इसका k के साथ करना तो 6 अंदर बचेगा, बाहर 1/7 है तो यह आ जाता है 6/7। तो ये जो आपका इंटीग्रेशन था जो हमने शुरू में शुरू किया था, या जिसका मान निकालना था, ये मान कितना हो गया था, ये हो गया था आपका a डॉट एन कैप ds, और a डॉट एन कैप के मान हमारे पास कितना आ गया,
ए डॉट एन कैप का मान हमारे पास आया था ये 1/7 36z माइनस 36 प्लस 18y, तो ये था 1/7 36z माइनस 36 प्लस 18y। इसका मतलब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सरफेस इंटीग्रल या क्षेत्रीय समाकलन है उसमें सिर्फ एक्स वाई ही बचेगा। अब यहाँ ds को किस में कन्वर्ट करेंगे, ds इसमें कर देंगे dx dy अपॉन एन डॉट के कितना हो गया 6/7। बस इसमें हमें क्या करना होगा, x और y की लिमिट लगानी होगी। और देखिए यहाँ पर ये 7 एक्चुअली क्या हुआ 7 से कट गया, 7 से 7 कटने के बाद यहाँ 6 बचा और यहाँ पर भी 6 कॉमन आ रहा है, तो इसे आप एक साथ यहाँ पर काट सकते हैं। 6 को काटा 6 छंग 36, यहाँ 6 छंग 36 और 6 3 18, इसका मतलब 6z माइनस 6 प्लस 3y dx dy। अब यहाँ एक बात ध्यान देने की है, हमें जो इसका इंटीग्रेशन या इसका समाकलन करना है वो हमें एक्स वाई प्लेन के अनुदिश करना है। और जब हमने एक्स वाई प्लेन पर इसे कर दिया था तो जेड उसमें नहीं बचना चाहिए, और जेड को हम क्या करेंगे पहले से ही उसे इस समीकरण के हिसाब से चेंज कर लेंगे। तो इसे चेंज करते हैं 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12। तो क्या है 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12। इसका मतलब 6z इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाता है 12 माइनस 2x माइनस 3y। तो इसे यहाँ इसे लिख लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन या समाकलन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 6z का मतलब है 12 माइनस 2x माइनस 3y माइनस 6 पहले से बचा हुआ है प्लस 3y। तो इस तरीके से ये dx dy आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए 3y फिर कट गया है और 12 में से 6 गया 6 बचा, तो आ जाता है कितना इंटीग्रेशन कितने का, ये आ जाता है 12 में से 6 गया 6 माइनस 2x कितना dx dy। अब देखिए यहाँ पर हमें चूंकि पहले से आदत जो है करने की, अगर हम डबल इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें dy dx करते हैं, तो ताकि आपको शुरू में परेशानी ना हो तो इसे dy dx के रूप में ही लिख सकते हैं आप। अब हमें क्या करना, y और x की लिमिट लगानी है। कहाँ पर, जब उस प्लेन को प्रोजेक्ट कर दिया हमने एक्स वाई प्लेन पर। प्लेन क्या था, प्लेन था ये 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12। तो जब हम उसे प्रोजेक्ट कर देंगे तो z इक्वल टू कितना आ गया, शून्य रखेंगे इसमें, तो z इक्वल टू शून्य रखने पर एक समीकरण बनेगी 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। इसमें y का मान निकालने के लिए y इक्वल टू कितना हो गया 12 माइनस 2x बटे 3, और जो y का मान है वो निगेटिव या उसके अक्ष के दूसरी तरफ कभी नहीं जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं y बराबर 0 से y बराबर इतने तक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए y इक्वल टू हम 0 रखेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2x बराबर 12 से, यहाँ 2x बराबर 12 से x बराबर 6, तो इसका मतलब x बराबर 0 से x बराबर 6। अगर हम इसे dx dy रखेंगे तो पहले मुझे x का निकालना होगा लिमिट और उसके बाद y की निकालनी होगी। तो इसका मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया 6 माइनस 2x dy और उसके बाद dx, और लिमिट भी पहले चूंकि y अंदर है तो y की लिमिट पहले लगेगी, तो y इक्वल टू 0 से 12 माइनस 2x बटे 3, और ये कितना हो गया, ये हो गया x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 6। अब देखिए क्या है, ये देखिए यहाँ पर y है ही नहीं, तो y नहीं है तो फिर ये कितना आ जाएगा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 6, ये आ गया 6 माइनस 2x इंटू वाई, और जहाँ लिमिट y की कहाँ से कहाँ तक है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 12 माइनस 2x बटे 3 या 3, ये कितना आ गया dx। इसका मतलब इसका हल कितना हो जाता है, ये वहीं रहेगा x इक्वल टू 0 से 6, और ये अंदर आ जाएगा 6 माइनस 2x गुणा 12 माइनस 2x बटे 3 कितना dx। इसके अब गुणा करेंगे, इसको गुणा देखिए करने पे क्या होगा, ये अंदर जो ब्रैकेट है ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 टू 6, और ये कितना गुणा करा तो 1/3 को हम बाहर लिख दें अगर, तो कितना है 12 छंग 72, ये आया 72, ये आया 24x, 12 दूनी 24x, 2x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 माइनस 12x, और 2x की 2x से गुणा करेंगे तो प्लस 4x स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इस तरीके से इतना आ जाता है।
इसे जोड़ कर लिख देते हैं। तो इसे जोड़ कर लिखने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वल टू 1/3 x इक्वल टू 0 से 6 तक। ये 72 तो 72 ही रहेगा, माइनस ये 12 और 24 कितना हो जाएंगे 36। ये हो जाएगा 36x प्लस 4x²। और ये कितना होगा, और ये कितना होगा dx होगा। अब इसका हमें क्या करना, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। ये कितना आ जाएगा 72x माइनस 36x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 36x²/2। इसका मतलब 18x²। इसके बाद हो जाएगा ये कितना 4/3 x³ और इसकी लिमिट होगी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 6। अब देखिए फिर यहाँ पर कि 1/3 ये कितना है 72 गुणा 6, ये हो जाएगा 72 गुणा 6 माइनस 6 छंग 36 इंटू 18, तो ये आ जाएगा 18 इंटू 36 प्लस 4/3 x³ मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6। इसे ऐसे लिख सकता हूँ 36 गुणा 6। अब देखिए यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये इसे कैलकुलेट करने के लिए 72 को बाहर ले लेता हूँ। तो ये आ जाता है 72 बाहर, 3 पहले से पहले ही है। तो यहाँ कितना बचा 6, यहाँ 72 कॉमन लिया तो 36 दूनी 72, तो यहाँ बचा माइनस के 9। यहाँ देखिए 36 ये यहाँ से लिया, 2 यहाँ से लिया, तो 36 दूनी 72, 2 यहाँ बच गया, 6 यहाँ बचा हुआ, तो ये आ जाएगा प्लस 12/3 प्लस 12/3। तो यहाँ देखिए कितना आता है 3 चौक 12, 6 और 4 10, 10 में से 9 घटाऊंगा तो 1 बचेगा। तो अंदर ब्रैकेट कितना बचेगा 1 बचेगा। और यहाँ क्या है ये 24 दिया 72, इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कितना जाता है 24 हो जाता है। तो जो इंटीग्रेशन था मेरे पास जिसकी वैल्यू निकालनी थी कि ए डॉट डी एस जो सरफेस इंटीग्रल या कह सकते हैं क्षेत्रीय समाकलन निकालना था, उसका मान कितना जाता है 24 हो जाता है। इसके नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। थैंक यू।